अब मैं पूछना चाहूंगा कि 156 आरपीसी एक तो सौ आपने बता दी। अब 154 सीआरपीसी और 155 सीआरपीसी कहाँ लागू होती है? देखिए गुरुजी, इसमें 154 सीआरपीसी और 155 सीआरपीसी में बहुत शब्दों का बड़ा माइनर आपस में परिवर्तन है, अंतर है केवल। 154 सीआरपीसी जो कहते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को, प्रथम सूचना रिपोर्ट को। किसी के साथ कहीं कोई घटना कारित हो गई और किसी के साथ कोई घटना ऐसी घटित हो गई है कि जिससे परेशान होकर के, व्यथित होकर के वो व्यक्ति संबंधित थाना में जो प्रार्थना पत्र मूव करता है, और उस प्रार्थना पत्र पर जो थाने का भार साधक अधिकारी होता है, जो वो एक्शन लेगा, तो वो रिपोर्ट दर्ज करेगा अपने यहां थाने में, जिसको आम जनमानस में जीडी में कहते थे। जीडी में दर्ज हो गई। जीडी को हिंदी में जो कहते हैं, वो फुल फॉर्म में कहते हैं, उसको कहते हैं जर्नल डायरी। जर्नल डायरी का मतलब है सामान्य दैनिकी। तो जो एफआईआर के रूप में रिपोर्ट पंजीकृत हो जाएगी, वो 154 सीआरपीसी में होगी। वो थाना स्तर पे एफआईआर का मतलब होता है 154 सीआरपीसी। अब इससे अलग जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 155 सीआरपीसी क्या होता है? 155 सीआरपीसी होता है नॉन कॉग्जिनेबल रिपोर्ट। तो जो एनसीआर काट दिया उसको शॉर्ट में कह देंगे एनसीआर। तो एनसीआर क्या है कि एनसीआर में 154 सीआरपीसी में तो विवेचना परम आवश्यक होती है। वो आफ्टर विवेचना चाहे एफआर लगे उस पर और चाहे चार्जशीट आए। चार्जशीट का मतलब आरोप पत्र दाखिल हो या तो माननीय न्यायालय में, या फाइनल रिपोर्ट अंतिम आख्या दाखिल हो। या तो घटना सही पाई गई तो चार्जशीट, और घटना झूठी पाई गई पुलिस की विवेचना में तो एफआर। लेकिन 155 में क्या है कि 155 में विवेचना ना होकर के जांच होगी। 155 सीआरपीसी में उसने एनसीआर काट लिया, लेकिन एनसीआर में और एफआईआर में केवल शब्दों का तालमेल का अंतर है। अगर हम बाहर से पृष्ठों की स्थिति देखें, जो एफआईआर का और एनसीआर का जो पेपर हमें मिलता है थाने से, तो वो दोनों ही समान रूप से लगते हैं। उस पे एनसीआर लिखा होगा, उस पे एफआईआर लिखा होगा, इतना अंतर होगा। उस पे 154 सीआरपीसी लिखा होगा, उस पे 155 सीआरपीसी लिखा होगा। तो स्थिति क्या है कि असाधारण जनमानस के व्यक्ति के तो ये समझ की परे की चीज है कि एनसीआर काट लिया, वो भी यही कहेगा साहब एफआईआर करा दी है और एफआईआर कॉपी में ले आया हूं। लेकिन जब वो न्यायालय में जाकर के अधिवक्ता को अपने को करेगा, वहां नियुक्त करेगा अपने केस के लिए, और उसे बताएगा और उसे दिखाएगा, तो तब उसको एफआईआर को या एनसीआर को देख करके उसके अधिवक्ता महोदय बताएंगे कि ये एनसीआर है या एफआईआर है। तो ये कोई बहुत बड़ा वैसा विषय नहीं है। तो इसे अधिवक्ता महोदय जो रेगुलर रूटीन प्रक्रिया में सब जानते हैं, तो 155 सीआरपीसी एनसीआर होती है, जिसमें वो थाने का जो भी आईओ नियुक्त होगा उसमें जांच अधिकारी, तो वो जांच करेगा, और जांच करने पे उसको अगर जो लगता है कि इसमें ये मुकदमा पंजीकृत हो जाना चाहिए, लेकिन अधिकांश मामलों में 155 सीआरपीसी में जांच के आधार पे ही वो समाप्त कर दिया जाता है मामले को। लेकिन उसमें समाप्त करने के बाद ये बाध्यता नहीं होती है कि वो माननीय न्यायालय को ये अवगत कराए कि एनसीआर फलाना उसमें कटी थी और इसमें हमने एफआईआर लगा दिया, बंद कर दिया, जांच समाप्त कर दी। लेकिन अगर एफआईआर है तो एफआईआर में बाध्यता होगी उस संबंधित थाना के भार साधक अधिकारी की और आईओ की, कि उसमें कुछ ना कुछ जो भी अंतिम पड़ाव हो, चाहे एफआईआर हो चाहे चार्जशीट हो, उसके द्वारा माननीय न्यायालय को अवगत कराना, उसकी बाध्यता होगी। अब स्थिति क्या है कि अभी मैंने आपको 154 सीआरपीसी बताया एफआईआर के विषय में, 155 सीआरपीसी बताया एनसीआर के विषय में। और यदि एफआईआर नहीं लॉन्च होती है, नहीं पंजीकृत होती है, तो 156 3 सीआरपीसी में जो हम जा सकते हैं वहां पर माननीय न्यायालय में सीधे सीधे, उसके विषय में बताया। अब एक विषय उठता है कि एनसीआर काट दिया लेकिन घटना बड़े लेवल की थी, लेकिन उन्होंने 155 सीआरपीसी फाइल किया और एनसीआर लॉन्च किया अपने थाने में, और अपनी जितनी भी समस्याएं थी, जो भागने में, दौड़ने में, पकड़ने में, इधर उधर की जो भी समस्याएं पुलिस को पड़ती हैं, उन्होंने उन सारी समस्याओं से अपने से पल्ला झाड़ते हुए और अपने उस पीड़ित व्यक्ति को, उस शोषित व्यक्ति को, जो समाज से पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ घटना कारित की गई है, उसको न्याय की स्थिति से ना आंकते हुए
उन्होंने केवल और केवल एक बच्चे को जैसे चॉकलेट दे दी जाती है, वो एफआईआर ना करके 155 सीआरपीसी में उन्होंने एनसीआर काट दिया। लेकिन जब वो वहां कोर्ट में आया, उन्होंने कहा वकील साहब हमने एफआईआर दर्ज की, लेकिन मुलजिम अभी घूम रहे हैं, मुलजिमों को पकड़ नहीं रहे हैं संबंधित थाने के लोग। तो वो उनके वकील साहब देखेंगे और उन्होंने कहेंगे ये तो एनसीआर है, तो इसमें पकड़े कहां से, अभी तो जांच का विषय है, अभी तो जांच होगी, तो ये ऐसे पकड़ेंगे नहीं। तो वो फिर क्या करेंगे, तो इसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है जिसमें मैं चाहूंगा जो भी प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं और जो रूटीन वे में ऐसे अधिवक्ता हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं, कि वो 155 सीआरपीसी जहां एनसीआर दर्ज हुआ है, कहीं पे भी कटी हुई है जहां पे संस्थित है, तो उस एनसीआर की कॉपी लेकर के एक सर्टिफाइड, और वो सीधे के सीधे माननीय न्यायालय में 155 सीआरपीसी में एक ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है कि 155 सीआरपीसी में आकर के और वो ये कह सकते हैं उस घटना को पुष्ट करने के लिए सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य दाखिल करते हुए कि साहब ये घटना तो इतनी बड़े लेवल की है, लेकिन जब मैं प्रार्थना पत्र मूव किया तो उनको इतनी बड़ी लगी नहीं, उन्होंने पुलिस वालों को, संबंधित थाने को। तो ऐसा है कि इसमें सब विवेचना के आदेश कर दिए जाएं और इसमें 154 सीआरपीसी में इसे कन्वर्ट करके विवेचना के आदेश पारित करने की कृपा की जावे। तो उसको मजिस्ट्रेट को यदि लगता है, संबंधित मजिस्ट्रेट को, कि हाँ इसमें ऑफेंस बड़ा है लेकिन एनसीआर में लॉन्च किया है और वो जो नहीं करना चाहिए था, इसमें विवेचना के आदेश होने चाहिए थे जो नहीं हुए, तो मजिस्ट्रेट उसमें संबंधित प्रार्थना पत्र पे आदेश पारित करके और वहां आदेशित कर सकता है और संबंधित थाना हाजा के भार साधक अधिकारी को कि इसके एनसीआर में विवेचना की जाए। तो उसमें विवेचना चालू हो जाएगी। तो जब विवेचना चालू हो जाएगी तो विवेचना होने के बाद में फिर माननीय न्यायालय में वो आवश्यक हो गया कि उसमें वो आरोप पत्र दाखिल करे या एफआईआर दाखिल करे। अब इसके बाद में जो एफआईआर, अगर जो एफआईआर आ जाती है, एफआईआर का मतलब अंतिम आख्या, अंतिम आख्या का मतलब है उन्होंने घटना झूठी पाई गई। ऐसे सैकड़ों ऐसे मामले हैं कि जिसमें एक 302 के मर्डर के केस में भी एक मुकदमा अपराध संख्या यहाँ पे संस्थित हुआ कोतवाली नगर में पीछे, और वो तकरीबन एक पत्नी ने अपने पति को शादी के 79 दिन बाद में अपने प्रेमी के साथ मिल करके और उसकी हत्या करके उसे रेलवे ट्रैक पे डाल दिया गया था। तो उसका जो लड़के के जो पिताजी और भाई वगैरह थे, उन्होंने जब मुकदमा दर्ज कराया तो उसमें जो लड़की थी, जो पत्नी के रूप में थी, जिसने हत्या कारित की थी, जो संदेहास्पद थी, उसने प्रॉपर्टी को हड़पने के उद्देश्य से और अपने प्रेमी को की पुष्टता के लिए उसको घटना को कारित किया था। तो घटना जब कारित हो गई तो उसकी रेलवे ट्रैक पे पैर कटी हुई बॉडी मिली, एक टांग कटी हुई थी उसकी, तो उसमें जीभ भी बाहर निकली हुई थी। अब स्थिति अगर जो आकलन किया जाए तो जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आई, जब पोस्टमार्टम का भी हम लोगों ने भी आकलन किया, उधर कोर्ट ने भी आकलन किया, तो उसमें स्थिति ये स्पष्ट हुई कि अगर जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करते समय अगर जो ट्रेन के आगे ही आत्महत्या करनी है तो वो केवल टांग को क्यों रखेगा पटरी के आगे काटने के लिए, अपने बॉडी के जो मुख्य पार्ट है उसको छित विछित करेगा जिससे उसकी प्राण जल्दी निकल जाए। लेकिन अगर टांग कटी अवस्था में बॉडी मिल रही है तो कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हुई। तो संदेह के आधार पर 302 सीआरपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया लड़के के पिता और भाई के द्वारा उस लड़की पे जो उसकी विवाहिता थी और उसके प्रेमी पे, दोनों पे जब मुकदमा पंजीकृत हुआ तो उन्होंने ऐसे साज करके ऐसी स्थिति से तैयारी की अपनी पुलिस के माध्यम से, पुलिस से साज करके कि उसमें पूरे प्रकरण में एफआईआर लगवा ली, फाइनल रिपोर्ट लग गई। अब फाइनल रिपोर्ट लगी तो फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद लगातार 9 वर्ष व्यतीत होने तक उस फाइनल रिपोर्ट पे प्रोटेस्ट पड़ा रहा। प्रोटेस्ट कहते हैं विरोध याचिका को। तो जो प्रोटेस्ट पड़ा हुआ था तो प्रोटेस्ट पड़ा रहा, लगातार 9 वर्ष का कार्यकाल व्यतीत हो गया, लेकिन उस प्रोटेस्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक कार्रवाई हुई कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसकी बिसरा रिपोर्ट भेजी जावे। वो बिसरा रिपोर्ट तलब की, तो बिसरा रिपोर्ट जो तलब की, तो बिसरा रिपोर्ट विधि विज्ञान की रिपोर्ट होती है, तो वो संबंधित जो थाना हाजा होता है, जो आईओ के माध्यम से जो आनी है उसमें, तो उनसे तलब किया
तो उसमें जब बिसरा रिपोर्ट आई, विधि विज्ञान की रिपोर्ट, तो उसमें लिखा हुआ था कि बिसरा में कोई भी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, केवल इतनी बात लिखी हुई। तो 9 वर्ष बाद में जब उसमें फिर हमको एंगेज किया, हमको अधिवक्ता उन्होंने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ पे, तो उसमें मैंने आर्गुमेंट किया और उसमें मैंने कहा उसमें कि उसमें लड़की के और उस प्रेमी के दोनों की जो कॉल डिटेल थी वो मात्र 3 दिन में 234 बार डायल हुआ नंबर एक दूसरे के प्रति बात करने के लिए, और रात को 2-2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 3-3 बजे तक उनकी कॉलिंग हुई आपस में। तो ये दोनों कॉलिंग जो है साफ स्पष्ट कर रही थी कि घटना कारित करने वाले यही लोग हैं। तो उन्होंने 30 और 31 तारीख की मध्य रात्रि को ये डेथ की। तो जो हत्या की, उस हत्या में तो उस मध्य रात्रि की स्थिति क्या है कि उसी बीच में 74 बार कॉल की गई। अगर कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए भी टेलीफोन करता है, मान लिया कि बहुत अधिक प्रेम है, प्रेम करते हैं एक दूसरे को, कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता इसे, लेकिन अगर प्रेमिका और प्रेमी भी प्रेम करते हैं आपस में और वो आपस में टेलीकॉलिंग करें, टेलीफोन करें, तो उनके कॉलों की भी कोई निश्चित एक सीमा होती है। ऐसा नहीं कि 74 बार, 74 बार इसको ट्राई किया जाए टेलीफोन को। तो इन्होंने आपस में इतने बार ट्राई किया। तो उसमें जब हमने आर्गुमेंट किया तो उसमें हमने कहा कि 302 के मुकदमे में यदि संबंधित थाना हाजा का भार साधक अधिकारी और आईओ और मिलकर के किसी भी उच्चाधिकारी के सह से अगर एफआईआर लगा सकते हैं, तो एक ये बात ध्यान में रखी जाए कि मैं मान रहा हूं कि वो आत्महत्या की, उसने हत्या नहीं हुई उसकी। ये भी मान लिया जाए कि उसने आत्महत्या की, हत्या नहीं हुई, तो हत्या की धाराओं से ही तो बरी किया जा सकता है। जो अभियुक्त है उसको हत्याओं की धाराओं से ही तो बरी करोगे कि इसने हत्या नहीं की है, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन उसने आत्महत्या की है, इसको तुमने कहां भूल गए। तो अगर 302 को तुम्हें कन्वर्ट करना था अपनी विवेचना में, तो धारा 306 सीआरपीसी में कन्वर्ट कर लिए होते कि उसने आत्महत्या की है। और आत्महत्या का कारण कौन बना? तो वो जो नेम्ड एफआईआर है, ज्ञात मुलजिम है, तो उनके खिलाफ विवेचना करना था उनको। तो 306 में कोई विवेचना नहीं की, 302 में एफआईआर लगा दिए कि कोई घटना कारित ही नहीं हुई। तो हमने उसमें मजिस्ट्रेट साहब से कहा, मैंने कि साहब इसमें सबसे ज्यादा गौर करने की बात जो है वो ये है कि 302 में तो एफआईआर लगा दी पुलिस ने, 306 का कहीं जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि वो हवा का झोंका था जो मेरा बेटा था, और हवा के झोंके को जो वो छित विछित हो गया, हवा ट्रेन में टक्कर लग के हुआ, चाहे किसी ने उसका गला दबा के हत्या किया, तो वो 302 हवा के ऊपर दर्ज हुआ। तो इसीलिए उस हवा पे 306 नहीं लाई जा सकती थी। तो मेरा बेटा तो अस्तित्व केवल हवाई रहा उसका, इसीलिए हवाई इन्होंने 302 में एफआईआर लगा दिया मेरे बेटे को हवाई मानते हुए। अगर शरीर मानते तो 306 में कन्वर्ट करके उसमें विवेचना करके इनके खिलाफ मुकदमे में सेक्शंस में इनको अधिरोपित करते, आरोपित करते, इनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट होती। तो लिहाजा एक प्रोटेस्ट में जो प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं और बड़े विद्वान भी अधिवक्ता हैं, मैं उनके लिए भी यही कहना चाहूंगा, और लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही कहूंगा कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न जहां हो जाए कि इतनी बड़ी घटना कारित होने के बाद यदि पुलिस कोई एफआईआर लगा रही है तो उसमें कभी भी कंप्लेंट केस के लिए प्रेयर ना करें। विरोध याचिका में अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं, उस विरोध याचिका में एक सेक्शन दिया हुआ है 190(1)B 190 सब सेक्शन 1 खंड बी सीआरपीसी। इसके तहत वो क्या है कि मजिस्ट्रेट को सीधे सीधे पावर्स क्रिएट होती है कि वो सीधे सीधे किसी भी मुलजिम को माननीय न्यायालय में इसी प्रकार तलब कर सकता है जैसे कि किसी एफआईआर के किसी मुलजिम को सीधा तलब किया जाता है। तो सीधे मैं उन अधिवक्ता बंधुओं से कहता हूं कि वो सीधे 190(1)B सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र प्रोटेस्ट के साथ साथ जो विरोध याचिका है, तो प्रोटेस्ट पिटीशन के साथ वो 190(1)B की प्रेयर करें, प्रार्थना करें और सीधे उसी में आर्गुमेंट करें और उसी आर्गुमेंट के आधार पे मुलजिम को तलब कराएं। तो ये मैंने तो आपको 156(3) सीआरपीसी, इससे पहले 154 सीआरपीसी, 155 सीआरपीसी और
155 2 सीआरपीसी और 156 3 सीआरपीसी, और इसी के साथ साथ एफआर पे लगने वाले प्रोटेस्ट 190 1 बी सीआरपीसी के विषय में समझाया। तो सभी जितने भी दर्शक दीर्घ में प्रशिक्षु अधिवक्ता हो, चाहे वो इस समय वकालत की पढ़ाई करने वाले विद्वान जन हो, और चाहे अधिवक्ता के रूप में कार्यरत जनपद न्यायालय में या भिन्न भिन्न न्यायालयों में यहाँ पे कार्यरत अपने अधिवक्ता बंधु हो, तो उन लोगों के लिए इन्हीं प्रक्रियात्मक स्थिति के साथ हम नवीन नवीन धाराओं के साथ भविष्य में एक दूसरे से मुखातिब होते रहेंगे, और ये चलन लगभग जारी रहेगा। और इस चलन का हमारा जो उद्देश्य है, चूंकि मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अधिवक्ता हूं, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हम और एक वहां पर अतिरिक्त जिला जज के रूप में जो विद्वान उसके सेक्रेटरी होते हैं, जो वर्तमान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की इस समय एडीजे 7 प्रभारी सचिव हैं, तो श्रीमती रेणु मिश्रा जी, तो हम लोग जाकर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न विद्यालयों में, चाहे वो लॉ के कॉलेज हो, उनमें हम लोग शिविर लगाते रहते हैं। तो उन शिविरों के माध्यम से भी लगभग हम जनता को इसी तरह से बताते हैं, उन्हीं तरह समझाते हैं कि जिससे जनता जागरूक हो और कानून के प्रति उसको ये मालूम पड़े कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। तो ऐसी स्थितियों के साथ अगर किसी व्यक्ति को मेरी वीडियो अच्छी लगे, वक्तव्य अच्छा लगा हो, तो वो लाइक करें, अपने मिलने वालों को शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर, संपर्क सूत्र 9627374757।